नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक चल रहा है उसमें आज हम एक अपना अलग ये सोशल जो मुद्दा है उसको लेकर के आए हैं। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार महिला आयोग है, उत्तर प्रदेश सरकार महिला आयोग ने उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि पुरुषों को ना तो महिलाओं के कपड़े सिलने हैं और ना ही उनके बाल काटने हैं। मतलब पुरुषों को ये अलाउड नहीं होना चाहिए कि वो महिलाओं के कपड़े सिलें और ना ही उनके बाल काटें। ये बयान दिया उत्तर प्रदेश महिला आयोग की जो अध्यक्षा है बबीता चौहान जी ने। तो आज इसी मुद्दे को डिस्कस करने के लिए, क्या इसमें सही है क्या गलत है, इसी मुद्दे को हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा लेक्चर है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस प्रकार के जो इश्यूज हैं, जो महिला विषयक हैं या जो लैंगिक भेदभाव से मुद्दे हैं, वो आप तक समय से पहुंचते रहे। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये जो आप चेहरा देख रहे हैं, इनका नाम है बबीता चौहान। ये उत्तर प्रदेश में भाजपा की काफी फायर ब्रांड नेता है और इस समय इनको जो है ये चेयरपर्सन है, अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की बबीता चौहान। इन्होंने एक मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि जो महिलाओं को बैड टच से बचाने के लिए, अर्थात जो बुरी नियत से जो उनको छुआ जाता है उससे बचाने के लिए men should not tailor women's clothes and they should not cut women's hair। तो महिलाओं को जो बैक टच से बचाने के लिए पुरुषों को ना तो महिलाओं के कपड़े सिलने चाहिए और ना ही उनके बाल काटने चाहिए। ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया और मामले को गर्म कर दिया। उनका कहना है कि मेन टेलर मस्ट नॉट बी अलाउड टू टेक मेजरमेंट। जो पुरुष टेलर हैं उनको महिलाओं के कपड़ों की नाप लेने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उनका कहना है कि हर टेलर और हर सैलून में सीसीटीवी लगे होना चाहिए। ये सब उन्होंने मीडिया को अपने वक्तव्य दिए हैं। और जो महिला आयोग के जितने भी मेंबर हैं सबने उनका समर्थन किया है। उनका कहना है कि जिन जिन प्रोफेशन में पुरुष शामिल हैं वहां सभी जगहों पर वुमेन्स का मोलेस्टेशन होता है। बबीता चौहान ने ये सब मीडिया से डिस्कस किया और कहा कि हम इसको उत्तर प्रदेश सरकार को भेजेंगे अपना प्रपोजल कि इस संबंध में एक कड़ा कानून बनाया जाए। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है, इस पर हमारा डिस्कशन है आज का। तो सबसे पहली बात है कि मेन शुड नॉट टेलर वुमेन्स क्लोथ। आपको मैं बता दूं कि जो ये दर्जी का काम है, जो ये टेलरिंग का काम है, ये आज भी भारत में 70% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अर्थात कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें लगी नहीं है। किसी ने अप्रेंटिस किया किसी दूसरे दर्जी के अंडर में और कपड़ों की नाप लेना, उनकी कटिंग करना, उनको सिलना सीखा और उसके बाद कुछ दिन उसके साथ काम करने के बाद जब वो एक्सपर्टाइज हो जाता है तो वो थोड़ी दूरी पर एक अपनी दुकान डाल देता है। उस दुकान को डालने में कोई बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं लगते हैं, बस एक मेज होनी चाहिए, कुछ नापने के औजार हथियार, शोकेस थोड़ा बहुत और एक सिलाई मशीन। अब जब उसका व्यापार बढ़ता है तो वो शीशे का सब लगवा लेता है और अच्छी अच्छी मशीनें लगवा लेता है, लेकिन शुरुआत लोग बहुत कम पूंजी से करते हैं। और जो लोग इस व्यापार में आते हैं, जो इस व्यवसाय को चुनते हैं, उनके लिए वो पूंजी भी जो लाख सवा लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और आपको बता दूं कि अभी भी जो दर्जी हैं
जो टेलर हैं, चाहे वो महिलाओं के कपड़े हों, चाहे पुरुषों के कपड़े हों, चाहे बच्चों के कपड़े हों, 70 से 75% जो टेलर हैं वो पुरुष ही हैं। शहरों में अब एक चलन शुरू हो गया है बुटीक का। बुटीक का चलन शुरू हो गया है, जहां पर ये टेलरिंग का जो बिजनेस है उसको महिलाएं अपने हाथों में चलाती हैं और वो जो है महिलाओं के कपड़े सिलती हैं बुटीक में और सिल करके उनको रेडीमेड भी उपलब्ध कराती हैं, और अगर कोई अपने कपड़े लेके जाता है तो उनके कपड़े भी सिल देती हैं। लेकिन ये एक बहुत एलीट क्लास जो है उसके बीच में प्रचलित हो रहा है। जो भी अभी सामान्य लोग हैं उनमें यही परंपरा है कि वो कपड़े लाते हैं और फिर टेलर को अपने जो पुराने नाप के कपड़े होते हैं, हमारे घर में भी जो महिलाएं हैं वो ऐसा ही करती हैं, वो अपना जो पुराना नाप का कुर्ता या जो ब्लाउज होता है उसको टेलर को दे देती हैं और कहती हैं कि इसकी नाप का ये कपड़ा है, ब्लाउज बना दीजिए या सूट बना दीजिए। अगर वो छोटा बड़ा होता है तो उनसे कह देती है कि इसमें 1 इंच कम कर दीजिए, 1.5 इंच बढ़ा दीजिए। ये जो बुटीक का कल्चर है ये अभी बहुत सीमित है। और जो उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया कि महिलाओं के बाल न काटें, तो इस पर मैं सहमत हूं कि लगभग जो 80-90% जो महिलाएं हैं वो जो लेडीज पार्लर होते हैं, ब्यूटी पार्लर, वहीं पर जाके महिलाओं से ही अपने बाल कटवाती हैं। जो कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर में बड़े बड़े संस्थान खुल गए हैं, नाम लूंगा, एक हबीब है, या जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, मॉल्स हैं, उनमें जो सैलून्स, यूनिसेक्स सैलून खुले हुए हैं, वहां पर कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है कि पुरुष ही महिलाओं के बाल काटते हैं और महिलाएं भी पुरुष के बाल काटती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही महिलाओं के बाल काटते हैं, वहां महिलाएं पुरुष के बाल भी काटती हैं, क्योंकि उनको एक खास प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है और वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं। जिस दौरान वो बाल काटते हैं वो ग्लव्स पहने रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं शरीर के किसी भी अंग में, गले में कहीं हाथ न लगने पाए। तो ये कहना कि पुरुष ना काटे, तो ये तो भाई महिलाओं की मर्जी है, वो चाहे तो पुरुषों से कपड़ा सिलवाएं और न चाहे तो बुटीक में जा सकती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बुटीक का रेट जो पुरुष दर्जी है उनसे थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक सुविधा देती है तो उस सुविधा को वो चार्ज करती है। दूसरी बात, मेन टेलर मस्ट नॉट बी अलाउड टू टेक मेजरमेंट। मैं भी सहमत हूं भाई कि जो पुरुष दर्जी हैं उनको अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो महिलाओं की नाप लें। मैंने अभी हाल ही में एक जो है जो लेडीज टेलर है उसके वहां देखा कि सिलने वाले तो कई बैठे हुए थे जो पुरुष दर्जी थे मशीनों पे, लेकिन एक वहां लेडीज महिला भी बैठी हुई थी जो छोटे मोटे काम कर रही थी, बटन लगाना, काज बनाना। और जब कोई महिला वहां पर अपने सिलवाने के लिए आती थी अपने वस्त्रों को, तो उसकी नाप वो महिला लेती थी और जो मेन दर्जी होता था वो नापती थी और नाप बताती थी, और जो मेन दर्जी कागज पे वो लिख लेता था। तो वहां पर पुरुष दर्जी ने किसी कस्टमर, महिला कस्टमर को हाथ भी नहीं लगाया और जो महिला बैठी हुई थी दुकान पे उसी ने पूरी नाप ली। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये बुटीक्स हैं, जो बुटीक्स वहां पर जो महिला है वही नाप लेती है, लेकिन अंदर की बात यह है कि ये महिलाएं वहां नाप तो लेती हैं, लेकिन उसके बाद वो कपड़े कटिंग करने के बाद पुरुष दर्जियों के पास चले जाते हैं, जो कि बहुत तेजी के साथ उनको सिल करके वापस दे देते हैं। तो ये 2 मुद्दे हो गए। और तीसरा उनका कहना है कि इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमरास इन टेलर एंड सैलून्स, जहां पर ये बहुत बड़े बड़े व्यवसाय हैं, ये सैलून और सीसीटीवी कैमरा, सैलून और जो टेलरिंग है वहां पर तो सब जगह सीसीटीवी लगे ही हुए हैं, वो लोग अपनी सुविधा के लिए स्वयं लगवाते हैं। लेकिन जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे टेलर हैं, जो छोटे सैलून हैं, वो सीसीटीवी को अफोर्ड करना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम पैसे पे ये काम करते हैं। और अगर वो सीसीटीवी लगाने में 25 से 50 हजार रुपए अपनी दुकान में लगा देंगे, तो या तो वो अपने प्रॉफिट से उसे निकालेंगे और नहीं तो कस्टमर की जेब पर उसका बोझ डाल देंगे। कहने का मतलब है कि सीसीटीवी
लगे होने चाहिए, लेकिन परिस्थिति देखना पड़ेगा कि क्या दुकान से इतनी आमदनी है कि वो सीसीटीवी अफोर्ड कर सकती है, और क्या सारे जो अपराध है वो टेलर और सैलून की दुकान पे ही हो रहे हैं। पहले सरकार को चाहिए उन जंगलों में जाके सीसीटीवी लगवाए जहां पर छोटी बच्चियों को ले जाकर उनका रेप हो जाता है, उन गाँव में, उन नहरों के किनारे सभी जगह सीसीटीवी लगवा दे जहां जहां पे अपराध हो रहे हैं। और तो छोड़िए, बीच बीच में जो मंत्री और वो है वो अपने बंगलों पे जो है अपराध करते हैं, वहां तो सीसीटीवी लगे हुए हैं, फिर भी कुछ पकड़ में नहीं आता है। तो ये सभी मुद्दे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि चूंकि इन सभी पेशों में पुरुष इन्वॉल्व है, इन पेशों में, पेशों मतलब प्रोफेशन, इसलिए संभावना है कि वुमेन्स का मोलेस्टेशन, शोषण हो जाए। तो आपको बता दूं कि एक बार मैं दिल्ली गया और वहां एक बहुत बड़े अस्पताल में गया, जो मैं नाम नहीं लूंगा, और वहां पर जो गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर था वो पुरुष था। जो वो गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर एक पुरुष था, और महिलाएं बेहिचक उसको जाके अपनी समस्या बता रही थी और अपना जो रोग था उसे वो उसको ट्रीट कर रहा था। वहां लोगों को शर्म नहीं थी, वहां मोलेस्टेशन भी नहीं हो रहा था। ऐसे ही बता दूं, कल वो कहेंगे कि जो है स्कूलों में जो लड़कियां हैं उनको महिलाएं ही पढ़ाएं, किसी होटल में अगर कोई कस्टमर महिला खाना खाने जाती है तो उसको कोई महिला ही सर्व करे, और हो सके तो खाना उसका जो डिश है वो भी कोई महिला ही, जो शेफ है वो बनाए। महिलाओं को फिर तो पुरुष दुकानदारों के वहां जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई गलत नजर से देख ले या कोई अभद्र टिप्पणी कर ले। ऐसी सड़कें बना देनी चाहिए जिन पर केवल महिलाएं ही निकले, पुरुष निकले ही ना। तो मेरी नजर में तो ये केवल एक मुद्दा, बकवास का मुद्दा है। इसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों के अधिकारों का हनन हो रहा है। एक तरफ जहां पुरुषों का अधिकार है कि रिस्ट्रिक्शन फ्री ट्रेड, जो उनको मौलिक अधिकार मिला हुआ है, हालांकि उन पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, परंतु प्रतिबंध भी युक्त होने चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। तो पुरुषों का हनन होगा कि आप कह दो कि हर पुरुष को आप इस नजर से देखो कि वो मॉलेस्ट करने के लिए अपनी दुकान पर बैठा हुआ है, तो उनके अधिकारों का हनन होगा। दूसरी तरफ महिलाओं के भी अधिकारों का हनन होगा। जब सारे पुरुष महिलाओं के कपड़े सिलने बंद कर देंगे तो उनकी मजबूरी होगी कि वो बुटीक में जाएं, और जिस चीज के लिए 400 रुपए सिलने के पड़ते थे उसके 600 देंगी। दूसरी बात, अगर कोई पुरुष दर्जी अच्छा कपड़ा सिल रहा था उस महिला जो बुटीक चला रही है उससे बेहतर, तो इस महिला का अधिकार भी तो हनन हो रहा है कि उसको चुनने की आजादी नहीं रह गई। उसके पास चुनने की आजादी थी कि वो एक जो अच्छा पुरुष दर्जी है उससे सिलवाए या एक नौसिखिया महिला दर्जी से अपने कपड़े सिलवाए। अब उसके चुनने की आजादी समाप्त हो गई। तो इस तरह की परिस्थितियों में तो मुझे लग रहा है कि पुरुष और महिलाएं दोनों के अधिकारों का हनन हो रहा है, और पता नहीं कहां से वो बबीता चौहान जी के दिमाग में ये आ गई। वैसे वो बहुत तेज तर्रार नेता है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाएंगी। अब देखिए, सरकार भी अगर उनकी बातों से सहमत हो जाती है तो कानून बनते देर नहीं लगेगी। मैंने तो अपने विचार व्यक्त कर दिए आपके समक्ष। आपके इस मुद्दे पर क्या विचार हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए आप क्या सोचते हैं। क्या पुरुषों को महिलाओं के कपड़े सिलने बंद कर देने चाहिए, या जो बड़े बड़े मॉल्स और हबीब्स और ऐसे जो ब्रांडेड यूनिसेक्स सैलून खुले हुए हैं क्या उन सबको बंद कर देना चाहिए? क्या ये भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के बाल नहीं काट सकती हैं, या जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के कपड़े नहीं सिलेंगी, या महिलाएं पुरुषों के लिए खाना नहीं बनाएंगी? कल आप कह दोगे कि जो हमारे मोहल्ले में मोची बैठा हुआ है वो महिलाओं के सैंडल नहीं सिलेगा। तो आप भी अपने विचार रखिए इस पे। ये मुझे लगा कि एक सोशल मुद्दा है जिस पर डिस्कशन होना चाहिए समाज में। तो कम से कम जीएस जीनियस परिवार के दो जो मेंबर हैं वो तो इस पर डिस्कशन कर ही सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को यही समाप्त करता हूं। आप भी अपनी राय प्रकट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या बबीता चौहान जी से सहमत हैं और चाहते हैं कि ऐसा हो जाए।
तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।